वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की, जिसमें व्यापम की ओर से 2016 में पूछा गया है प्रश्न। उनके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जिसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है पेपर 2 अर्थात कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 8वीं तक के लिए शिक्षक बनने की जो पात्रताएँ रखते हैं दोस्तों, उनके लिए जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, विज्ञान से संबंधित पूरे 30 प्रश्न पूछे गए थे। गणित से भी 30 प्रश्न पूछे गए थे और विज्ञान से 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरीके से 60 प्रश्न दोस्तों यहाँ से साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए पूछा गया था। तो उन्हीं 30 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने बाल विकास और जो है दोस्तों हिंदी और अन्य सब्जेक्ट का भी मैंने वीडियो पहले भी अपलोड करके रखा है। 2016 के अलावा 2011, 2014, 2017, 2019 में भी पूछे गए प्रश्नों का पहले ही वीडियो बना करके रखा है। नहीं देखे हो दोस्तों, प्लेलिस्ट पर भी उसको बना करके रखा है, आप उसको चेक कर सकते हो, आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, देख लेते हैं। पहला है मानसिक विकास करना, दूसरा है तार्किक विचार की क्षमता का विकास करना, तीसरा है सूत्र सीखने की क्षमता का विकास करना, या चौथा है समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों तार्किक विचारों की जो है दोस्तों समस्याओं को अपने हिसाब से उसको हल करने की जो क्षमताएं होती है उसको विकास करने के लिए दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को समाहित किया गया है। इसको रखने का मेन रीज़न यही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है। तो दोस्तों जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, दो प्रकार के कोशिका विभाजन होता है, जिसमें से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, उसके दौरान क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका पैक्टिन में होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एफ फोकसी लंबाई का उत्तल दर्पण वस्तु के 1/nवें आकार का प्रतिबिंब उत्पन्न करती है, तो वस्तु का दर्पण से दूरी क्या होगा। तो दोस्तों हमारे पास क्या होगा, इसका प्रतिबिंब से और वस्तु की दूरी को हमको क्या करना है, इसमें निकालना है। तो यहाँ पास जो है दोस्तों इसके लिए जो यूज़ होगा वो होगा n-1 इंटू एफ। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आपने न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व किया होगा तो आपने इस फार्मूला का यूज़ किया ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे के टुकड़े का तापमान 140 फ़ारेनहाइट है, इसका तापमान सेल्सियस जो है सेल्सियस स्केल पर कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास जो तापमान दिया हुआ है लोहे का वो दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में दिया है, और कितना दिया है 140 फ़ारेनहाइट है, और इसको सेल्सियस में हमको बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए दोस्तों हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो F-32/9 इक्वल टू C/5। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पास फ़ारेनहाइट की जगह हम लोग रख देंगे 140 और माइनस क्या कर देंगे 32 बट्टे क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू C/5। तो 5 क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर होकर गुणा में आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो क्या आएगा 60 आएगा। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, सेल्सियस क्या हो जाएगा, उस लोहे के टुकड़े का मान है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है, एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 6 इंच है, तो इसका व्यास ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम लोग साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पास है बारंबारता, ये भी है जो दोस्तों साइंस विज्ञानिक से संबंधित प्रश्न है। अगला देख लेते हैं बीजीय व्यंजक, ये भी मैथ्स के ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है उसको हमको बताना है। पहला है दिया है गैसोहॉल, जिसमें 5% जो है एथेनॉल युक्त पेट्रोल होता है। दूसरा है सोलर ऊर्जा, जिसमें प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होती है। तीसरा जिसमें अम्ल वर्षा होती है जो ओजोन गैस के संबंधित होता है। तीसरा है हरित गृह गैस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित होता है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो क्या है, अम्ल वर्षा, ठीक है। तो अम्ल वर्षा है दोस्तों जो ओजोन गैस से निर्मित होती है, ये पूरी तरीके से क्या है गलत है। तो ये सुमेलित क्या है, नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों अम्ल वर्षा जो होता है वो H2SO4 और जो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 की उपस्थिति के कारण जो है दोस्तों वातावरण में मुक्त सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जो है ये अम्ल बना लेता है, जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी देख रहे हैं दोस्तों आप, ये सब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अब देखिए ये साइंस का एक क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न है एक कृष्ण पिंड 1.56 म्यू एम तरंग दैर्घ्य वाला है, ठीक है, तथा 60 के पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है।
किस ताप पर वह अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करेगा यदि उसका तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ कितना है 1.8 माइक्रोन मीटर है, ठीक है, म्यू एम मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1733 अर्थात 1733 के पर ये जो है तरंग जो है दोस्तों अधिक ऊर्जा ये उत्सर्जित करेगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों आप वेवलेंथ तो जो तरंग वाला है वहाँ पास के न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो वहीं मिलेगा ये प्रश्न, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्थीरिया नामक बीमारी किससे होती है? तो डिप्थीरिया जो है दोस्तों एक प्रकार की बीमारी है जो किससे संबंधित है, ये है दोस्तों कोराइनो बैक्टीरियम से होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो कोराइनियम बैक्टीरियम जो है दोस्तों इससे होने वाली बीमारी है क्या है, डिप्थीरिया होता है, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों OFC। OFC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग इंटरनेट संचार माध्यम में होता है क्योंकि इसका क्या होता है, निम्न मूल्य का होता है, वायरस भय से मुक्त होता है, उच्च डाटा धारण क्षमता होती है या सिग्नल के प्रकाश संचारण जो साधन है उसमें भी तेजी होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उच्च डाटा जो धारण क्षमता होती है क्या होता है इसका उच्च होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें ये बोला गया है OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये होता क्या है दोस्तों, हमारे पास क्या है पूरी तरफ इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है जिसमें से एक देश से दूसरे देश तक इंटरनेट से जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा है दोस्तों इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है। जो हमारा भारत देश है उसमें से दोस्तों जितना भी है उसमें से क्या है पूरे सबमरीन से ये जुड़ा हुआ है। एक प्रकार का केबल होता है एक जिसको क्या बोला जाता है ऑप्टिकल केबल के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही महीन सूक्ष्म तारों से मिलकर के बना होता है। ये बहुत ही पतला होता है जिसकी जो है दोस्तों डाटा ट्रांसफ़र करने की जो क्षमताएँ होती है बहुत ही उच्च होती है, ठीक है। और इसका दोस्तों सबमरीन में यूज़ किया जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक AC परिपथ में संधारित्र का धारिता प्रतिघात क्या होती है? तो दोस्तों एक AC परिपथ है दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट की एक परिपथ है जिसमें संधारित्र अर्थात कैपेसिटर है, उसकी धारिता जो है दोस्तों प्रतिघात कितना होगा? तो इसका होगा दोस्तों 1/WC, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/WC, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दो पिंड दिया हुआ है X तथा Y जिनके द्रव्यमान 5, तो यहाँ पास दोस्तों ये साइंस का ही क्वेश्चन है। देखिए X तथा Y जिसके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 25 किलोग्राम है, 100 मीटर की ऊंचाई से प्रारंभिक वेग शून्य से नीचे गिराते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? X बोल रहा है कि X पृथ्वी को पहले स्पर्श करेगा, दूसरा बोल रहा है कि Y जो है पृथ्वी को पहले स्पर्श करेगा, C बोल रहा है कि X तथा Y दोनों को पृथ्वी पर एक ही समय पर स्पर्श करेगा, कहा कुछ नहीं जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पास देखिए यहाँ पास जो X है एक जिसका 5 किलोग्राम है और Y है जिसका 25 किलोग्राम है, 100 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जा रहा है दोस्तों दोनों को, तो एक साथ क्या हो जाएगा इसमें जो है एक साथ ज़मीन पर एक साथ जो है ये टच होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब ऐसे कैसे होगा दोस्तों, जब क्या होगा हमारे आसपास में जो घर्षण युक्त, ठीक है ना, जो वातावरण है वो क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस समय उस स्थिति में क्या हो जाएगा दोनों के दोनों जो है एक साथ ज़मीन पर गिरेगा, ठीक है। कब की बात है, जब हमारे पास क्या है वातावरण में क्या है निर्वात की स्थिति होगा तभी ये दोनों के दोनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटे दंड चुंबक से d दूरी पर तरंग दैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों आपने पढ़ा होगा d दूरी का जो चुंबक होता है वो अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ स्थिति में उनका जो अनुपात होता है हमेशा 2:1 के अनुपात में होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक शुद्ध सिलिकॉन के साथ इनके डोपिंग के द्वारा एक एन टाइप एवं पी टाइप सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है। देखिए प्रश्न है एक शुद्ध सिलिकॉन के साथ इनके डोपिंग के द्वारा एक एन टाइप एवं पी टाइप सिलिकॉन प्राप्त किया जा सकता है, तो किनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? दिया हुआ है ऑप्शन देख लेते हैं। क्रमशः सोडियम और मैग्नीशियम से, दूसरा है क्रमशः फास्फोरस एवं बोरान से, तीसरा है क्रमशः बोरान एवं फास्फोरस से, चौथा दिया है क्रमशः इंडियम और सोडियम से। तो दोस्तों आप फास्फोरस और बोरान के माध्यम से, फास्फोरस के माध्यम से आप एन प्रकार के और पी प्रकार के पाने के लिए आप बोरान के यूज़ कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सोडियम जो इसमें दिया हुआ दोस्तों वो आपसे उससे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सत्य फल बनता है,
तो दोस्तों एक सत्य फल बनता है किससे बनता है, ये केवल अंडप से बनता है, अंडप और स्टाइल से बनता है, या अंडप स्टाइल एवं और स्टिग्मा से बनता है, या अंडप एवं पुष्पासन से बनता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, जो फल का निर्माण होता है वो अंडप से होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में सिट्रिक अम्ल जिसका रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है उसमें भाग लेता है। तो दोस्तों उसमें कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती है जिसके दौरान वो चक्र जो है सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो दोस्तों उसमें जो है एसिटिक के एंजाइम ए और ऑक्जेलेटिक जो अम्ल है वो दोनों मिलकर के क्या होता है दोस्तों इस चक्र को पूरा करता है। कौन सा चक्र, क्रेब्स चक्र, जिसमें सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक उत्तल दर्पण का उपयोग एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए होता है तो गलत कथन है। तो दोस्तों एक उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए होता है तो गलत कथन कौन सा है। तो ये कथन गलत था, नीचे दिया गया है उसको हमको बताना है। बोल रहा जा रहा है कि प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच होता है, बोल रहा है कि प्रतिबिंब आकार में छोटा होता है, तीसरा बोल रहा है कि प्रतिबिंब सीधा होता है, चौथा है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो दोस्तों प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है, ये कथन क्या है गलत है, जबकि क्या है प्रतिबिंब जो है एक आभासी होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न है। एक तरफ दिया है सूची ए जिसमें बहुलक दिया है और दूसरा तरफ दिया है उसका गुण। ठीक है, इस आधार पे हमको ये बताना है। तो देखिए हमारे पास बहुलक में क्या क्या दिया है, आर्लोन, टेफ्लॉन, डेक्रॉन और मेलामाइन। ठीक है, और उसके गुण क्या दिया है, एक उष्मा का बहुत ही प्रतिरोधी बहुलक है, और दूसरा बोल रहा है कि रसायन प्रतिरोधी बहुलक है, तीसरा है जल प्रतिरोधी बहुलक है, या चौथा है ना टूटने वाला बहुलक है। तो दोस्तों यहाँ पास देखिए जो पहला है हमारे पास जो क्या है आर्लोन। ठीक है, तो आर्लोन का दोस्तों वो क्या है एक प्रकार का जल प्रतिरोधी बहुलक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका पहले का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरीके से टेफ्लॉन क्या है एक उष्मा रोधी बहुलक है, इन्हीं का प्रयोग दोस्तों जो विद्युत रोधी जो इसके अलावा दोस्तों जो होता है कढ़ाई उतारने के लिए जो ग्लव्स आता है गर्म चीज़ों को उतारने के लिए चूल्हे से, तो जिसका ग्लव्स बना होता है वो टेफ्लॉन का ही बना होता है। अब दोस्तों इसमें दिया हुआ है डेक्रॉन। डेक्रॉन क्या है एक रसायन प्रतिरोधी बहुलक होता है, वे ग्लव्स जो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं और साथ ही साथ जो रासायनिक उद्योग होते हैं वहाँ पास जो ग्लव्स बनता है वो डेक्रॉन के ही बने होते हैं। अगला है दोस्तों इसमें जो दिया है मेलामाइन, तो ये ना टूटने वाली बहुलक होती है, तो इसमें के रेसे जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे दिए हुए ऑप्शन में से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को चित्र के अनुसार एक धातु के वलय के समीप लाया जाता है, वलय में प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो दोस्तों किसी चुंबक को उत्तरी ध्रुव को चित्र के अनुसार एक वलय के समीप लाया जाता है। देखिए हम चित्र में नीचे देख सकते हो आप, एक वलय के समीप क्या हो रहा है एक उत्तरी ध्रुव को उसके समीप में लाया जा रहा है। ठीक है, अब वलय के प्रेरित धारा की जो दिशा है वो क्या होगी, ठीक है, तो वो वामावर्त होगी कि दक्षिणावर्त होगी। ठीक है, दक्षिणावर्त होगी कि ये वामावर्त। ठीक है, तो इस समय दोस्तों इसकी जो प्रेरित धारा जो होती है दोस्तों उसका वलय का दोस्तों वो क्या होगा वामावर्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला जो आवर्त वर्त होगा दोस्तों इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, इस तरीके से अर्थात ये ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कौशल विकास के लिए सबसे अच्छे से प्रयोग की जा सकती है। तो सबसे अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है कौशल विकास से संबंधित कौन सा दोस्तों, प्रयोगशाला कार्य का संपादन, क्षेत्र भ्रमण द्वारा कौशल सीखने का अवसाद प्रदान करना, या विज्ञान ओलम्पियाड आयोजित करना, या विज्ञान क्विज स्पर्धा कराना। तो दोस्तों क्षेत्र भ्रमण होता है अर्थात जिसे आप शैक्षणिक भ्रमण के नाम से जानते हो, अगर वो रहता है तो बच्चा जो है पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें घुल मिल जाता है और वहीं से क्या कर सकता है वो ज़्यादा अपना कौशल विकास कर सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को निम्न में से परिवर्तित करता है। तो दोस्तों जो हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर तथा प्राथमिक उद्देश्य डाटा जो होता है वो परिवर्तित करता है, किस में परिवर्तित करता है वो सूचनाओं में परिवर्तित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हमको किसका बताना है दोस्तों, गलत कथन को बताना है। पहला बोल रहा है कि ध्वनि जो है सरल रेखा में गमन करती है, एक सरल रेखा में गमन करती है क्या ध्वनि। दूसरा देखते हैं
कि ध्वनि जो है तरंग के रूप में गमन करती है, ध्वनि जो है तरंग के रूप में गमन करती है। और तीसरा जो है ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। चौथा बोल रहा है ध्वनि निर्वात में वायु की उपेक्षा तेज गमन करती है। तो इसमें जो गलत कथन दिया गया है, ध्वनि निर्वात में वायु की उपेक्षा तेज गमन करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो होता है ध्वनि की जो है निर्वात में वायु की उपेक्षा तेज गति से बोल रहा है दोस्तों। तो अर्थात हम ये जानते हैं कि निर्वात में तो ध्वनि का गमन होता ही नहीं है। आप इसको याद रखिए कि निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है। तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता कि तेज गमन करने की, ठीक है, वायु की उपेक्षा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो गलत कथन है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गणित से संबंधित प्रश्न है, उसके बाद और देख लेते हैं साइंस से संबंधित प्रश्न। ये आया, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 220 वोल्ट 1000 वाट के एक समान हीटर 220 वोल्ट लाइट के एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में रखा गया है। तो इसको संयुक्त पावर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम को जोड़ करके आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें प्रयोग होने वाले जो सूत्र हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रयुक्त होने वाला आंसर जो है दोस्तों वो 500 वाट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों दिया हुआ है 1 वोल्ट में दिया हुआ है, बाकी किस में दिया हुआ है, वाट में दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि सभी को किस में क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक श्रेणी क्रम में इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, लगातार जुड़ता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप अच्छे तरीके से उसको समझ जाओगे। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में कठिनता से होती है। तो दोस्तों ये जो है सामान्यतः जो है कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण अकार्बनिक जो है यौगिकों की तुलना में कठिनता से होती है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि कार्बनिक यौगिकों एवं उनमें उपस्थित अशुद्धियों के भौतिक स्थिरांक एक दूसरे के समीप अर्थात पास पास होते हैं। यही क्या है, इसका मेन रीज़न है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है 3 कथन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से बताना है। तो कथन दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि वायुमंडल में मात्रा के अनुसार नाइट्रोजन का 78% है। दूसरा बोल रहा है कि नाइट्रोजन जल के ऊर्ध्वाधर विस्थापन से एकत्रित किया जाता है। तीसरा, उच्च वियोजन ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। साथ ही साथ इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को तीसरा ऑप्शन है उच्च वियोजन ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन रासायनिक रूप में अक्रिय है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कथन है, कथन तीसरा सही है एवं कथन 1 व कथन 2 क्या है, पूरी तरीके से गलत है। अर्थात वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस की उसके प्रतिशत की मात्रा है 78% उपस्थित है। बाकी जो कथन कहा गया है वो क्या है, सभी गलत है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का जो नियम लागू होता है वो किस पर लागू होता है, बाह्य बल शून्य हो तब, या बाह्य बल जो है आघूर्ण शून्य हो तब, या बल अकेंद्रीय हो तब, या बल संरक्षित हो तब। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। जब बल क्या हो, संरक्षित हो, तब क्या हो जाएगा, इसका जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है इसमें लागू हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड है। एक दूसरे से 30 कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के बीच में एक वस्तु रखी गई है, आप कितने प्रतिबिंब देखने की उपेक्षा रखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है हमारे जो होता है फार्मूला वो क्या होता है 360/θ-1, ठीक है। जब भी इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा, तो आप यहाँ पास जो 30% दिया है वो किसका मान है, थीटा का मान दिया हुआ है। अर्थात हमको क्या करना है, देखिए 360 बटे क्या हो जाएगा, थीटा का मान रखे 30 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। उसी तरीके से 3 एकम 3 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 12 माइनस 1, जब 12 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 11। तो बनने वाली जो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके का प्रश्न एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। अगर आपको 1 नंबर पाना है तो आप ये फार्मूला याद रखिए 360 बटे थीटा माइनस 1। यहाँ पास थीटा का मान कोई भी वो दे सकता है, चाहे 120 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90, अगर जब भी पूछा जाए तो यहाँ पास आप मान रख के उसके प्रतिबिंब की संख्या आसानी से निकाल सकते हो। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवों में होने वाली कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से हमको ये बताना है कि कौन सी बीमारी है जो संक्रामक बीमारी नहीं है। पहला है कैंसर, दूसरा है ट्राइबरकुलोसिस जिसे टीबी के नाम से जाना जाता है, तीसरा है हैजा और चौथा है क्वाइजेक्टिवाइटिस, ठीक है।
कंजक्टिवाइटिस, तो यहाँ पास क्या है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो क्या है, संक्रामक नहीं है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में के संपर्क से नहीं फैलता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, दो सूची दी हुई है, पहला सूची है और दूसरा सूची, दोनों को मिला करके हमको क्या करना है, इनमें से उत्तर का चयन करके बताना है। पहला दिया है दोस्तों HI, तीसरा है H3BO3, तीसरा है H3PO3, चौथा दिया है द्रव NH3, ठीक है, अर्थात द्रव अमोनियम। इन सब का यूज़ दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से अम्ल है, कौन सा क्षारक है, इस सबको दिया है। पहला दिया है एक क्षारकीय अम्ल है, दूसरा है द्वितीय क्षारकीय अम्ल है, तीसरा है प्रोटो स्नेही विलयन है और चौथा विलायक है, चौथा है प्रबल जो है अवकारक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास हमको क्या करना है, यहाँ से बताना है। तो देखिए यहाँ पास जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, HI जो है वो एक क्या है, प्रबल अवकारक है। ठीक है, HI क्या है, एक प्रबल अवकारक है, और साथ ही साथ यहाँ पास जो है दूसरा H3BO3 क्या है, प्रबल की क्या है, एक क्षारकीय अम्ल है, क्या है, एक प्रबल क्षारकीय अम्ल है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास जो है H3PO3 क्या है, एक द्वितीयक क्षारक है। और हमारे पास जो बचा कौन सा दोस्तों, जो क्या बचा है वो कि द्रव NH3 वो क्या है, एक प्रोटो स्नेही विलायक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास HI क्या है, एक प्रबल क्षारक है, और ये H3BO3 वो क्या है, एक क्षारकीय अम्ल है, H3PO3 ये क्या है, द्वितीयक क्षारकीय अम्ल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो इसमें सुमेलित हो चुका है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। तो इंसुलिन का स्त्रावण जो है हमारे शरीर में होता है वो किनके द्वारा किया जाता है, पेनक्रियास के द्वारा किया जाता है। पेनक्रियास ग्रंथियां होती है जिनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। इन्हीं इंसुलिन के माध्यम से दोस्तों हमारे शरीर में शुगर का कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की मात्रा अधिक होने से हमारा शुगर लेवल क्या होता है, कम होता है, और इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाने से कम हो जाने से क्या होता है, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इन्हीं किसके माध्यम से होता है, ये होता है पेनक्रियास के माध्यम से होता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरीके से पूरे 30 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2016 के पेपर 2 में हम लोग सभी उनको देख चुके हैं, और सही जो सही आंसर था उन्हें जो व्यापम के द्वारा लिया गया आंसर है उनके माध्यम से मैंने बात को बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आया दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में। जल्द से जल्द दोस्तों मैं सोशल साइंस का और मैथ्स का भी वीडियो लाने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों अन्य जो वीडियो देखना चाहते हो ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और साथ ही प्लेलिस्ट पर भी सजो करके रखा है। तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।